दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मेरी ओर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पहले दिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू और मौजू यकीनन बदलती दुनिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जो अब होने जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। मगर दुनिया के कई बड़े लीडरों ने किस तरह के ऐलानात किए हैं इस पर भी चर्चा होगी, ताकि हम तुम्हारे तमाम मौजू को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जिस तरीके से जोसेफ बोरेल ने रूस को सीधी धमकी दी है कि अगर यूक्रेन के अंदर परमाणु अटैक होता है तो फिर यूरोपियन यूनियन यानी नाटो, पश्चिमी जगत मिलकर रशिया पर परमाणु अटैक करेंगे और उनकी फ़ौजों का नामो निशान मिटा देंगे। अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है। इस धमकी को कितना एग्जीक्यूट करने की ताकत रखती है यूरोपियन यूनियन, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला सेगमेंट बात जो है वो ये है, अगला मौजू ये है कि जिस तरीके से पुतिन ने CISA की मीटिंग, यानी ये जो देश हैं जो मध्य एशिया के देश हैं, इसमें गल्फ़ के देश भी शामिल हुए हैं, मुस्लिम जगत भी इसमें बहुत हद तक शामिल हो चुका है और कई मतलब दूसरे देश भी हैं, यानी आर्मीनिया भी है और कई गैर मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट इस मीटिंग का महत्व इस नज़रिए से बढ़ जाता है कि पुतिन ने मैराथन मीटिंगें सबके साथ में की है और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने ये कही है कि इस संगठन के तमाम देशों को शांतिपूर्वक अपने हल निपटाने हैं, यानी कि एक तरह का ये कोalition बन के तैयार है और ये कमज़ोर इस मायने में नहीं रह जाता, क्योंकि इस संगठन के इर्द गिर्द और इसके साथ मिलाकर रशिया, तुर्की, सऊदीया, कुवैत, गल्फ़, चाइना, ये सब कुछ शामिल हो जाता है। तो ये पूरा जो गेम है वो गेम बदल चुका है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो चुका है। इस मायने में इस संगठन के अलावा कई संगठन और भी हैं, शायद इनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इन तमाम देशों को एक साथ जोड़कर इनके व्यापार को, इनकी व्यापारिक गतिविधियों को, सुरक्षा व्यवस्थाओं को और आगे आने वाले खतरों से निपटने के तरीकों पर वन टू वन बात की है, चिंता जाहिर की गई है और इनके वज़रा आपस में मुलाकात करके इस हल को निकालने और इसके एक कंक्रीट नतीजे पर पहुंचने की जो कवायद है वो शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, एक और इसमें जो डेवलपमेंट है वो क्या है, जैसे पुतिन ने एक बात कही है कि 2025 को नाजियों से पाक, यानी कि नाजियों के खिलाफ। अलबत्ता 1945 में जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी बम के बाद यानी जर्मनी को हरा दिया गया था और यहाँ कॉमनवेल्थ जो ब्रिटेन के, फ्रांस के जो गुलाम देश थे उनको आज़ादी हो गई थी, वो राष्ट्रमंडल कहलाने लगे थे और वो राष्ट्रमंडल के देशों को आज़ादी यानी कि 80वां जो सालगिरह है 2025 में, वो नाजियों के ख़िलाफ़, नफ़रतियों के ख़िलाफ़, कम्युनिटियों से नफ़रत करने वालों के ख़िलाफ़, ये सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन के नाजियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि नाजी मॉड्यूल पर जो जेनोसाइड करते हैं, जो किसी भी कौम, किसी भी मज़हब को मिटा देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हैं, वो भी नाजी की कैटेगरी में आते हैं। और 2025 यानी कि उनके ख़िलाफ़ मनाया जाने वाला ये एक साल होगा जिसकी पुतिन ने घोषणा की है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पैगाम है। शायद जो 20वीं सदी को जिस तरीके से धर्म का नाम लेकर, धर्म के उन्माद को लेकर जिस तरह से पश्चिमी जगत ने उसका इस्तेमाल किया और धर्म के मामले को लेकर देशों के बंटवारे किए, आपस में लड़ाई, हथियारों की बेच की, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बातें जो पुतिन ने कही है वो ये है, जो फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी कही है कि ये आपस में इन देशों को लड़ाना, देशों के अंदर जनताओं को लड़ाना, जेनोसाइड करना, हथियार बेचने के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसके कंट्रोल चंद लोगों के हाथों में है। उस कंट्रोल को जो है बदलने का वक्त आ गया है, उसे बदलना है। इस पर चर्चा शुरू होकर इसका नया रास्ता खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ चंद लोग तमाम लोगों की कमाई पर ऐश नहीं कर सकते बैठे बिठाए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। इस बड़े ऐलान को उन शैतान दिमागों के खिलाफ माना जाना चाहिए जिसके खिलाफ पुतिन ने असल में जंग छेड़ी है।
आप इस ऐलान को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि पूंजीवाद, घोर पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है, शायद चाइना और रशिया मिलकर उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की प्लानिंग कर चुके हैं। और यहाँ ये वाज़े तौर पर पुतिन ने अपने भाषण में कहा है कि रशिया और चाइना मिलकर इस नए जगत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों में एक ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम्स और जो स्विफ्ट का और दूसरे इन्होंने फंडामेंटल बना रखे हैं, उन तमाम जो करेंसी कंट्रोल सिस्टम है उस कंट्रोल को तोड़ के क्रैक करके नए सिस्टम में दाखिल करने का जो ऐलान किया गया है, ये एक नई पहल है। जबकि दोस्तों यहाँ मैं नया दिन इस मायने में भी कह रहा हूँ कि नया दिन इस महीने में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से लेके अभी तक करेंसी सिस्टम को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया और आगे यहाँ तक लाकर वर्चुअल सिस्टम, यानी कि पूरी दुनिया को सिर्फ चंद लोगों ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, अपने तमाम दुनिया को, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए या IMF के ज़रिए या दुनिया भर में खोले गए बैंक ब्रांचों के ज़रिए सबको कर्जदार कर दिया। दुनिया भर के लोगों की मेहनत और गाड़ी कमाई से चंद लोग भारी मुनाफा कमाकर ऐश कर रहे हैं और दुनिया को अननेसेसरी काम करने और मजदूरी करने और दास बने रहने पर मजबूर कर रहे हैं। शायद उसकी आज़ादी का वक्त आ गया है, क्योंकि यहाँ ये पुतिन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पश्चिमी जगत जिनके खिलाफ ये बात कही जा रही है वो ये कह रहे हैं कि हम रूस की फ़ौजों का नामो निशान मिटा देंगे, रूस की फ़ौजों को छोड़ेंगे नहीं, और यूक्रेन में अगर परमाणु अटैक रशिया द्वारा किया जाता है। तो यहाँ बार बार यूक्रेन में परमाणु अटैक की जो बात चल रही है इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ जो ये बार बार परमाणु अटैक करवा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, दरअसल ये लोग हमेशा इस तरह का गेम खेलते हैं कि खुद कोई अटैक करते हैं, खुद ये आतंकवादी बनाते हैं, आतंकवादी अटैक करवाते हैं, फिर आतंकवादी अटैक के नाम पर दुनिया भर के देशों को ब्लैकमेल करते हैं, उन पर कब्जे करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, उनके ज़ेर ज़र जो है वो पूरी तरीके से लूट लेते हैं और अपने कंट्रोल में हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर छोड़ देते हैं। ये इनकी प्रक्रिया रही है। वही प्रक्रिया में मेरे हिसाब से भी, और शायद जो इस वक्त रशियन थिंक टैंक है उसके हिसाब से भी ख़तरा ये है कि यूक्रेन का जो ज़पोरिज़िया में परमाणु प्लांट है उस प्लांट में किसी तरीके से ये लोग शायद एक इंसिडेंट करा के वहाँ परमाणु विस्फोट कराना चाहते हैं, जो कि ज़पोरिज़िया के परमाणु बिजली संयंत्र के अंदर होगा। और अगर वो हुआ तो उसको ये लोग साबित करेंगे कि ये असल में परमाणु अटैक किया गया है रशिया के द्वारा, और फिर अगर परमाणु अटैक कर दिया गया है तो अब पूरी दुनिया अपने परमाणु हथियारों के साथ रूस के साथ भिड़ जाए। मगर क्या ये मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ धौंस देना या फिर अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश अपनी जनता, अपने छोटे देश के सहयोगियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए और अपने बेसिकली जो कंट्रोल सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए ये एक हौसला देने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि रशिया के पास परमाणु हथियार कितने हैं। और हो सकता है कि इस वक्त मतलब कुछ ऐसी जगहों पर रशिया के परमाणु हथियार मौजूद हों जहां से 4 से 5 मिनट मैक्सिमम का टाइम जो है वो पूरे यूरोप और अमेरिका के पास हो, और 4 से 5 मिनट की दूरी पर जो परमाणु डिस्ट्रॉयर्स या तैयारियां रशिया की तरफ से की गई हों, ऐसे में अगर कुछ ऑटो सिस्टम भी होते हैं कि अगर कोई परमाणु अलार्म जो है वो उनके रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम अगर कोई इस तरह का अलार्म देते हैं तो कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जो ऑटो स्टार्ट हो जाएंगे और ऑटो स्टार्ट होके उनके जो टारगेट है वो फिक्स है, वो अपने टारगेट पर जाकर लगेंगे। यानी रशिया तक पश्चिमी जगत की पहुंच पोलैंड की धरती के अलावा बाकी पूरी दुनिया से 7 से 8 मिनट लगते हैं
जो मिनिमम टाइम है वो, मगर रशिया को इन सब को उड़ाने के लिए सिर्फ 4 मिनट की ज़रूरत है। तो यहाँ ये बात मुंह से क्या बकवास कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखती। ये लोग टेलीविज़न पे क्या कह रहे हैं, दुनिया को क्या समझाना चाहते हैं, अपने बाज़ार को, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को, सेंसेक्स को, इन सब चीज़ों को कैसे रोकना चाहते हैं, ये एक इसके पीछे के बहुत सारे गेम भी शामिल हैं। मगर ये कड़वा सच है कि रशिया के ऊपर परमाणु थ्रेट सिर्फ कोरी थ्रेट है। अगर हमला किया गया तो पश्चिमी जगत इस धरती से मिट जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तमाम पश्चिमी देश, उनका इस्टेब्लिशमेंट, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सब जानते हैं इस बात को। मगर चूंकि अपनी जनता को सहारा देना है, अपनी जनता को अपने साथ जोड़े रखना है, और जो उनके बाज़ार हैं, जो डूबती हुई चीज़ें हैं, उनको बचाना है। और बार बार पुतिन जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि वो चंद लोग जो हैं पूरी दुनिया को लूट कर जो खा रहे हैं और पूरी दुनिया को दास बना रखा है, उनसे निजात दिलानी है। ये एक वो ऐलान है जो इस वक्त जो न्यूज़ सुन रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं या लोग जो भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं लोगों के, शायद इतनी आसानी से इस रहस्य को वो लोग न समझ पाएँ कि पुतिन क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही षड्यंत्र के तहत तमाम षड्यंत्रों को छुपाया गया है। और आम तथा कथित बुद्धिजीवी और किताबें और वैक्सीन और अखबार और मीडिया देखने पढ़ने वाले लोग भी शायद उन बातों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन बातों की असल पहुंचने की ज़रूरत है और जहां पहुंचा जाना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों तक कम्युनिकेट पुतिन की बात होती हो, मगर जिन तक हो रही है उनका बुखार किस स्तर पर चढ़ चुका है ये आप लोग जानते हैं। खैर, ये एक मसला हुआ जो है वो हमने जिक्र किया यूरोपियन यूनियन की थ्रेट का और पेमेंट के जो ख़तरे हैं उनका, और जो पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है उसका। फिर अगले सेगमेंट में अब हम चर्चा करते हैं छोटी छोटी बातों पर जिन पर अक्सर मीडिया डिबेट करने या आर्टिकल लिखने से बचता है, मगर हम उन पर चर्चा ज़रूर करेंगे ताकि वो छोटी छोटी बातें दरअसल मेरी नज़र में कितनी बड़ी है वो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे उन बातों पर कि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने महमूद अब्बास जो फ़लस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं उनसे मीटिंग की, और यहाँ पर महमूद अब्बास ने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि फ़लस्तीन के मामले को सिर्फ अमेरिका चौधरी बन के निपटाए, बल्कि रूस का उसमें एक रोल होना चाहिए। और अगर यहाँ पर जिस तरीके से सऊदी के साथ मिलके डील ऑफ सेंचुरी है, इससे पहले की जो कवायद चलती रही है, अगर इनको दरकिनार कर दिया जाता है और जिस तरह महमूद अब्बास CICA के मीटिंग में पहुँचे और उन्होंने बातचीत की और पुतिन को जो कुछ कहा है, शायद ईरान के ज़रिए हमास पहले से रूस के साथ कोलिशन में आ चुका है। यानी महमूद अब्बास और बाकी संगठन भी अगर फ़लस्तीन के रशिया के साथ अपनी मांग और अपनी हिफाजत की गुहार लगाते हैं तो आने वाले दिन समझ लीजिएगा कि इजराइल के साथ ये रास्ते तंग होना शुरू हो चुके हैं। जबकि इस वक्त इजराइल के एक्सपर्ट और उनके अखबार अपने लोगों को आश्वासन देने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि दुनिया में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और उनका जो स्पाइडर है उसको शायद जो है दुनिया चाहती है कि यूक्रेन को दिया जाए, मगर वो न दे रहे हैं न देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका स्पाइडर और उनका ये जो खिलौने वाला आयरन डोम है ये कुछ काम आने वाला नहीं है। पहली बात, अंदर घुसना मुश्किल, घुसा तो डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और इसको किसी बड़े मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईरान के ड्रोन और तुर्की के ड्रोन और तुर्की के दूसरे हथियारों से इमीडिएट इसको उड़ा दिया जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से इजराइल समझता है, मगर इजराइलियों का जो इस वक्त हाल है उसको संभालने के लिए जो कवायद चल रही है उसमें फ़लस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं, उन पर अटैक किए जा रहे हैं। अपने जुल्म और सितम को बरकरार रखते हुए इजराइल आगे बढ़ रहा है, जबकि इजराइल बहुत अच्छे से जानता है कि वो घिर चुका है और अब वो बहुत लंबा चलने वाला नहीं, चूँकि उनके जो हिफाजतकार हैं वो हिफाजतकार खुद ख़तरे में आ चुके हैं, चीख रहे हैं,
चिल्ला रहे हैं, अगर वो यूक्रेन को नहीं मिलकर बचा सकते तो इजराइल को कैसे बचाएंगे? ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। और जो एंटी इजराइल खेमा है वो पूरा CICA की मीटिंग में मौजूद है, और वो तुर्की सहित, ईरान सहित, इवन गल्फ़ के कई और देशों सहित वो खेमा पूरी तरह से इस मीटिंग, इस समिट में मौजूद है। और यहाँ महमूद अब्बास का पहुँचना, रूस के साथ गुहार लगाना, यानी दुनिया का जो चौधरी अभी तक अमेरिका बना बैठा था उसकी चौधराहट की कुर्सी खुस चुकी है, वो आस्थान में लग चुकी है। यहाँ इस समिट के अंदर रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से भी बहुत सारी मांगें उठाई गई। वो ये भी कहा गया कि UNHRC के फॉर्मेट को, UN के फॉर्मेट को अब बदलना चाहिए। और चूंकि बहुत पहले से मैं भी आपके साथ चर्चा करता आया था और ये समझाता आया था कि शायद दुनिया को मल्टी पावर सेंटर्स में तब्दील किया जाएगा, और आज पुतिन का ये ऐलान और रजब तैयब अर्दोगान की UN सिस्टम को चेंज करने की मांग ये बात साबित करती है। उनका ऐलान भी बाकायदा कहा गया है पुतिन की तरफ से कि चाइना और रशिया एक अहम किरदार अदा करेंगे दुनिया को मल्टी पावर सेंटर बनाने में। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हवा में उड़ा दिया जाएगा। मल्टी पावर सेंटर का मतलब है कि कई ऐसे देश, उन्हें और इसी ताकत पर खड़ा किया जाएगा जितनी ताकत जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चाइना रखते हैं, उसी लेवल पर उनको लाने की कोशिश की जाएगी ताकि दुनिया मल्टी पावर सेंटर में तब्दील हो जाए, किसी एक की चौधराहट को ख़त्म कर दिया जाए। और पूरा पलड़ा हमको झुकता हुआ नज़र आ रहा है रशिया की तरफ। और यहाँ कई एक्सपर्ट, कई तथाकथित एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि यूक्रेन का जो युद्ध है वो शायद पुतिन ने कैलकुलेट किया था कि बस चंद दिनों का मामला है, इसको निपटा दिया जाएगा और निपटाने के बाद जो है वो सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये इस तरह एक, मैं इसको एक प्रोपोगंडा मानता हूँ, मैं इसको एक पेड़ लेखन मानता हूँ या मूर्खता भरा लेखन मानता हूँ। जो रशिया USSR जैसी बड़ी ताकत होने के साथ साथ अभी वो रशिया है, जब वो USSR था तब वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था। अफ़गानिस्तान में शांति सेना के नाम पर क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, कितने जहाज़ों का नुकसान हुआ, कितने टैंक का नुकसान हुआ, कितने फौजियों का नुकसान हुआ। रशिया क्या इसको नहीं जानता? सीरिया में लगातार लड़ते हुए ISIS को हरा कर, पछाड़ कर, ख़त्म करते हुए, कई आतंकवादी संगठनों को निपटाते हुए, और यहाँ इजराइल और ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के षड्यंत्रों से बचते हुए सफाई से उस फसल को काटने के वाला एक्सपीरियंस आदमी इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि वो समझ लेगा कि यूक्रेन बहुत एक अपने आप में बड़ा देश है, USSR से अलग हुआ देश है, जिसमें पूरे नाटो की ताकत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित तमाम ताकत उसमें मौजूद हों और वो तमाम ताकत रूस के साथ लड़ने वाली हों। ये बात मैं भी पिछले 7-8 साल से लगातार आपको इंगित करते आया था। 2014 से तो रोड मैप ही मैंने क्लियर कर दिया था। ये सब कुछ जानते हुए क्या इन लेखकों को, पत्रकारों को, मीडिया एक्सपर्ट को, तथाकथित बुद्धिजीवियों को इनकी टाई में इसीलिए यह टांग रखी है, ये जो आपको दिख रही है ये टाई है, और ये जो टाई है ये मैं बता रहा हूँ कि ये इन लोगों का पट्टा है जो गले में पहनकर बैठते हैं। ये पट्टा मैं नहीं पहनता और इस टाई के पट्टे वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेड़ तुमने बुद्धिजीवी पाल रखे हैं ना, ये जनता जिनको बुद्धिजीवी मानती है, मैं तो इनको खैर अपनी जूतियों के बराबर भी नहीं मानता, क्योंकि इनके कोई विश्लेषण कभी सच नहीं हुए ना कभी सच होंगे, क्योंकि ये प्रोपोगंडा करते हैं, तुम्हारे कुछ टुकड़ों पे पलते हैं। तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले लोग, इन्हें तो पता भी नहीं होता, तुम्हारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंस में, तुम्हारी बड़ी बड़ी सीट और गद्दियों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और तुम्हारी कई भी बात को बहुत बड़ी बात मान लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैं बहुत कर चुका हूँ। कई बड़े बड़े लीडर्स के साथ बात करते हुए जब मैं कई बातें करता था तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता था कि ये ऑर्डर जो कुछ चल रहा है, ये पूरा गेम है, ये नहीं काम होगा, ये सब ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो नहीं मानते थे और भारी नुकसान वो उठा चुके हैं। मगर इस वक्त तो वो बात साबित हो रही है जो मैं उनको बताता था। हम लोग अगर देख रहे होंगे तो समझ लेना मैं तुमको क्या बताता था, और अभी जो उसके आगे की कहानी बता रखी है वो देखना बाकी है, वो भी तुम देखोगे। ये जो तुम लोग मतलब देखिए, मैं दोस्तों जानता हूँ बड़े अच्छे से, इसीलिए मैं आप लोगों की खुशामद भी कभी नहीं करता कि तुम मुझे देखो और समझो ज़रूरी है। ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तुम जो चाहे करो, तुम भी तो उसी कैटेगरी में आते हो ना। मैं कोई आज से तो मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं 12 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस बात में, और 12 साल से इन तमाम चीज़ों को आपको इंगित कराते आया था, करा रहा हूँ।
और ना 12 साल पहले आपने तस्लीम किया था, ना 12 साल बाद तुम मुझे तस्लीम करोगे। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, मेरा अपना काम है, मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाह रहा था कि ये जो मसले आप देख रहे हैं, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं कि यूक्रेन 3 दिन का मसला था, 4 दिन का मसला था, जो इतने युद्ध के एक्सपीरियंस, लगातार युद्ध में जो देश हो वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि जिस देश की ज़मीन का इस्तेमाल करके पूरा नाटो जंग लड़ रहा हो, उसको 2 घंटे या 4 घंटे या 24 घंटे में निपटा दिया जाएगा। मजाक लगता है ये बात, ये विश्लेषण मजाक लगते हैं, ये बकवास मजाक लगती है। रशियन इस्टेब्लिशमेंट कभी इस गलतफहमी में न था, न है, न होगा। माफ़ करना, मैं एक चीज़ और बता दूं कि बड़े बड़े इदारों के, ज़रूरी नहीं कि रशिया के, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या रशिया हो, या कई इंटेलिजेंट लोग इंडिविजुअल भी हों, वो तमाम दुनिया के हालात, सूरत हाल और हथियारों की स्ट्रेंथ, लड़ाई के नतीजे, उनकी सब चीज़ों को बाकायदगी से समझते हैं और समझने के बाद अपने मूव या डिफेंस को मजबूत करते हैं। ये जो तथाकथित कागज़ के टुकड़े, अखबार, किताब, मीडिया, सब प्रोपेगेंडा है, सब प्लांटेड होते हैं। ये जो टाई है, ये कुत्ते का पट्टा गले में लोगों के डाला जाता है, कभी वो अकल के नाम पर, कभी सोसाइटी के नाम पर, तो कभी पैसों के नाम पर। कई मुल्क तो इसको ऐसी शौक में पहने घूमते हैं, मगर वो होते वही हैं जो होना चाहिए उनको। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और आपको कंक्लूड करता चलूँ कि जो वॉर इस वक्त मौजूदा हालात में चल रही है, ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये थम जाएगी, मैंने कभी नहीं कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म वॉर है, मगर दुनिया में इस वक्त चर्चा ये वाज़ेह हो चली है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, चाहे रूस की तरफ या फिर CSI की तरफ से भी और दूसरे पश्चिमी जगत की तरफ से भी बार बार एक ही बात कही जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। मेरी नज़र में तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जारी है, रूप और प्रारूप बदलते रहेंगे, अभी चलता रहेगा, मगर चौधराहट छीनी जा चुकी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो चुका है, कमान रशिया के पास मौजूद है, सहयोगी के तौर पर तुर्की, ईरान, चाइना जैसे देश अपना कोलिशन, अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। जो एक द ग्रेट गेम के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी, वो ग्रेट गेम में एक और पहलू भी था, उस पहलू को भी आप जानते होंगे, जिसमें उत्तर ग्लोबल और दक्षिण ग्लोबल, यानी नॉर्थ ग्लोबल और साउथ ग्लोबल को जो इन्होंने बांटा हुआ था, उसमें इनका मानना ये होता है कि जो पृथ्वी का अपर टॉप है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, रशिया भी उसमें इंक्लूड होता है, ये वो देश हैं जो अपर टॉप पर हैं, जो लीड करते आए, कॉलोनियाँ बनाते आए और दुनिया में राज करते आए। ये सन 1500 के बाद से ये उरूज पर आए और इसके बाद दुनिया को इन्होंने छाकर कंट्रोल कर लिया और इन्होंने साउथ ग्लोबल को, मतलब लोअर टॉप ऑफ अर्थ को, यानी धरती पे जो लोअर टॉप पे हैं, चाहे उसमें भारत, पाकिस्तान और बहुत से ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया को हालांकि ये अपने उत्तर में ही गिनते हैं, मगर उस तमाम इलाकों को रखते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, ये ऐसा बाज़ार है जो कि इन्होंने अपने ग़ुलाम के तौर पर हमेशा इसको देखा और इसका शोषण किया, इसका दोहन किया। अब वो दोहन का वक्त ख़त्म हो चुका है। ये साउथ, जो द ग्रेट गेम का मुख्य पार्ट इनका हुआ करता था कि ये साउथ ग्लोबल को मुकम्मल कॉलोनियल ईरा दोबारा से रीएक्टिवेट करेंगे और जिस तरह यूके के ज़माने में हुआ करता था, उस तरह के ग़ुलामों को फिर से जो है अपने पपेट पे प्लांट करके और धार्मिक उन्माद में इनको डाल के वापस हम अपनी जगह पर ले आएंगे। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द ग्रेट गेम, द एंड टुडे, यस्टरडे, टुडे इज़ अ न्यू डे। और न्यू डे का मतलब अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हुआ है, मगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पश्चिम का मोहताज नहीं है। पश्चिमी जगत से आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर सभी देश, अफ्रीकन देश हों या फिर एशियन देश हों, गल्फ़ कंट्रीज़ हों, ये सभी किनारा करते हुए आपको नज़र आएंगे और धीरे धीरे एक अलग बाज़ार में ये दुनिया बढ़ती चली जाएगी। जो युद्ध चल रहा है, अगर जहाँ परमाणु चला तो दुनिया ख़त्म होना तय है, परमाणु नहीं चलता
तो अब पश्चिमी जगत के पास ना एनर्जी का स्रोत बचा है, ना कुछ और खेल इनके पास बचा है। कुल मिलाकर इनकी अर्थव्यवस्थाएं रिवर्स गियर में बड़ी तेज़ी से लग चुकी है। जापान की स्थिति भी बहुत ही क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है और इस दौरान पुतिन का ये ऐलान के 7% इस दौरान, यानी जब ये वार चल रहा है, इस छमाही में 7% जो है CSI के देशों का मुनाफा बढ़ना, उनका व्यापार ग्रोथ होना, ये बात का सबूत है कि जब पश्चिम का जहाज डूब रहा हो उसमें CSI रशियन कोलिशन के जो देश हैं, जो यूरेशिया के देश हैं, वो तरक्की करने चल निकले हैं। अब इनको रोका नहीं जा सकता। यहाँ आखिरी लफ्ज़ों में मैं फिर एक बात बताता चलूँ कि तुर्की एक गेम चेंजर जो हमने बहुत पहले किया था कि उसको एक बाज़ार के तौर पर, गैस मंडी के तौर पर, फ्यूल मंडी के तौर पर डेवलप करने का पुतिन का प्लान, जो हमने उस वक्त बात की थी कि ये जो नागोर्नो कराबाख का मामला है, दरअसल ये पुतिन और रजब तैयब एर्दोगान की मिली हुई भगत है, क्योंकि यहाँ से एक पाइपलाइन गुजरती है। उस पाइपलाइन को कंट्रोल करना और अगले गेम में इसको शामिल करना इनका टारगेट है। उसी की वजह से ये वार और सोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पुतिन ने अज़रबैजान, आर्मीनिया के राष्ट्राध्यक्षों को अपने यहाँ इनवाइट किया है और बाकी CSI के भी काफ़ी देशों को इनवाइट किया है पीटरबर्ग में, और आगे इनकी सॉल्यूशंस, इनके समझौते करा दिए जाएंगे और तुर्की को एक मंडी के तौर पर डेवलप किएगा, जो कि आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ यूरोप और एशिया है। यहाँ से ये कनेक्टिविटी एक बार फिर 100 साल के बाद ये रीएक्टिवेट होने जा रही है और दुनिया का बड़ा व्यापार हब बनने जा रही है। बाकी जितनी बकवास आप सुन रहे हैं ये सिर्फ महज अफसाने हैं। याद रखिएगा 2025 नाजियों से, पाक और नाजियों से आज़ादी और नाज़ादियों को ख़त्म करने वाली सूरत हाल के रूप में मनाए जाने वाला ये साल दुनिया में कई देशों में बहुत कुछ बदलेगा। बहुत से लोगों की राहें तंग होने वाली हैं। यहाँ जो नाजियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है। आज उनको हल्के में लेने की शायद जो है बड़ी खुशी भी होगी, वो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, मगर 2025 तक का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको। 2025 तक जो पुतिन ने ऐलान किया है, इसके नतीजे CSI के देशों के साथ अफ्रीकन देशों के मिलान के बाद भी जो आवाज़ बुलंद होगी, वो कई लोगों की सांस की नली पकड़ लेगी और नाज़ीवाद को धरती का रुख कर देगी, अपनी जूतियों से मसल देगी। याद रखिएगा। इस प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज़।